कुछ दिन वहाँ रुककर मधु वापस आ गई। उसने प्रीति को रेलवे स्टेशन से ही फ़ोन लगाया। उसने बताया, तेरे जाने के बाद अगले ही दिन मैं भी अपने शहर चली गई थी, क्योंकि श्वेता और उसके भाई के साथ रहना मुझे बहुत भारी पड़ रहा था। मेरे घर वाले मुझे नौकरी पर नहीं जाने दे रहे हैं। यह सुनकर तो मधु के पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि क्या करे क्या ना करे। एक मन कर रहा था कि ट्रेन में बैठकर वापस घर लौट जाए, लेकिन वह वहाँ भी नहीं गई। मधु ने असीम को फ़ोन लगाया। वह उसके साथ दफ्तर में काम करता था। मधु ने रुआंसा होते हुए बात की तो उसने उसे हिम्मत दी। फिर वह रेलवे स्टेशन आ गया। असीम ने मधु को समझा बुझाकर श्वेता के फ्लैट पर रहने के लिए राज़ी किया। वह उसे वहाँ लेकर भी गया। श्वेता और उसका जिसका नाम कुणाल था, उनको देखकर हैरान रह गया। फिर सहज होते हुए श्वेता ने मधु को गले लगा लिया। अरे वाह, तू भी वेल डन। श्वेता ने असीम को और देखा और उसे आंख मारते हुए कहा, तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मधु एकदम सकपका गई। कोई बात नहीं यार, शुरू में थोड़ा अटपटा लगता है, फिर मज़े ही मज़े। श्वेता बोली, तू गलत समझ रही है। मधु ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर सबको देने लगी। असीम कुछ समझ नहीं पा रहा था, या समझकर भी अनजान बन रहा था। कहना मुश्किल था। फिर बातों ही बातों में श्वेता ने अपने और कुणाल के बारे में सब कुछ बेबाकी से बताया। मधु की उम्मीद के उलट कुणाल ने उन सबको बड़ी सहजता से लिया। जब असीम वापस जाने लगा तो उसने कहा कि वह मधु के रहने का दूसरा इंतज़ाम करेगा, और यह भी कि वह तब तक वहाँ बार बार आता जाता रहेगा। मधु किसी तरह मन मारकर वहीं रहने लगी। हमारी कोई शादी नहीं हुई है तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखेंगे, जब ज़रूरत लगेगी तब कर लेंगे, ऐसा रहने में क्या बुराई है। श्वेता अक्सर मधु से बातें करते हुए कहती थी। मधु को कई बार यह भी लगता था कि वह सच ही तो कह रही है। एक दिन मधु शाम को दफ्तर से लौटी तो पाया कि श्वेता और कुणाल ब्लू फिल्म देख रहे थे। मधु को लगा जैसे वह उन दोनों का बेडरूम ही हो। उनके कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। शराब की बोतलें मेज पर खुली रखी थी। वे दोनों उस फिल्म में पूरी तरह डूबे हुए थे। अजीब सी आवाज़ों ने मधु को असहज कर दिया था। वह जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ी तो श्वेता ने उससे कहा, हमारे साथ बैठो और ज़िंदगी के मज़े लो। मधु ने उसे अनसुना करके खुद को कमरे में बंद कर लिया। फिर यह सिलसिला चलने लगा। असीम भी अक्सर वहीं आ जाता था। मधु आखिर कब तक अपने को बचा पाती। उस पर भी उस माहौल का असर होने लगा था। अब उसे भी यह सब देखने सुनने में मज़ा आने लगा था। एक शनिवार को असीम ने कहीं पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया तो मधु मना नहीं कर सकी। वह पूरा दिन मज़े और मस्ती में बीत गया। रात होते होते बादल घिरने लगे। थोड़ी ही देर में तेज़ बारिश होने लगी और वे लोग अपने शहर की ओर चल दिए। मधु के लाख मना करने के बावजूद आसिम उसे घर तक छोड़ने आया और आते ही सोफे पर पसर गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई थी। मधु ने आसिम को थोड़ी देर सोने दिया, फिर उसे जगा कर वहाँ से जाने को कहा। इतने में टेलीविज़न पर उनके फ्लैट के पास वाला मॉल में बम धमाका होने की खबर आई। पुलिस हरकत में आई तब तक वहाँ दंगा शुरू हो गया था। श्वेता और कुणाल खुश हो रहे थे कि दंगा होने से कंपनी से छुट्टी मिलेगी और वे मज़े करेंगे। आसिम वहाँ से ना जा पाने के चलते बेचैन था और मधु उससे भी ज़्यादा परेशान थी कि आखिर रात को वह कहाँ रुकेगा। आसिम ने ना जाने की कोशिश की और ना मधु ने उसे भेजने की, पर पुलिस ने शहर के हालात का हवाला देकर उसकी एक नहीं सुनी। उसे वहीं रुकना पड़ा। मधु ना जाने क्यों मन ही मन डर रही थी कि श्वेता और कुणाल सोने चले गए थे। मधु ने असीम को चादर तकिया देकर सोफे पर सोने को कहा, फिर वह भी सोने चली गई। अचानक मधु की नींद खुली तो देखा कि असीम उसके जिस्म से खेल रहा था। वह चीख पड़ी और ज़ोर से चिल्लाई। असीम ने उसे चुप रहने को कहा और उससे ज़बरदस्ती करने लगा। मधु किसी कातर चिड़िया की तरह तड़पती ही रह गई और असीम एक कामयाब शिकारी जैसा लग रहा था। मधु चिल्लाते हुए ड्राइंग रूम में और उसके बाद श्वेता के बेडरूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया। श्वेता और कुणाल तकरीबन अधनंगे से बाहर आए। वह उन्हें देखकर असहज हो गई और सब कुछ बताया। तुम जरा सी बात के लिए इतना चीख रही हो, श्वेता बोली। फिर उसने कुणाल के कंधे पर सर रख कर और बोली, चलो अपना अधूरा काम पूरा करते हैं। वे दोनों अपने बेडरूम में चले गए।
मधु नीचे फर्श पर बैठकर रो रही थी। वहाँ कोई नहीं था जिस पर वह भरोसा करती और जो उसे दिलासा देता था। फिर वह अपने आप को किसी तरह संभालने की कोशिश कर रही थी कि उसने अपने माथे पर किसी का हाथ महसूस किया। देखा तो आसिम था। उसने उसका हाथ झटक दिया और बेतहाशा पीटने लगी। आसिम उसकी मार सहता हुआ थोड़ी देर तक खड़ा रहा। मधु थक हार कर निढाल होकर बैठ गई। लो पानी पी लो। आसिम पानी का गिलास लिए खड़ा था। मधु ने जोर से झटक कर गिलास फेंक दिया। लो पानी पी लो। आसिम फिर से गिलास में पानी भरकर लाया था। मधु ने जलती आंखों से उसे देखा तो एक पल के लिए वह सहम गया। फिर उसने मधु के मुंह से गिलास लगा दिया। मधु ने पानी पीकर उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? आसिम ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, क्या मुझसे शादी करोगी? मुझे नहीं करनी किसी फरेबी से शादी। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। हिम्मत करके मधु उठी। शौक से जाओ, यह कहकर असीम ने फ्लैट का दरवाज़ा खोल दिया। मधु बिल्डिंग के बाहर आई। उसे देखकर दरबान चिल्लाया, मेम साहब अंदर जाइए। पुलिस को देखते ही गोली मार देने का आदेश है। तब मधु को उससे पता चला कि शहर के हालात कितने खराब हैं। वह थक हार कर वापस आ गई। मधु कुछ दिनों तक गुमसुम रही, लेकिन श्वेता के कहने पर वह आसिम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। मधु ने एक दिन श्वेता से पूछा तो पता चला कि श्वेता पेट से है और कुणाल, जो कल रात तक दिन रात शादी की बात करता था, शादी से मुकर रहा था। तब श्वेता उसे शादी के लिए बार बार कहने लगी तो वह उसे मारने पीटने लगा। यह देखकर मधु दौड़ी और उसने कुणाल को रोका। उसने उन दोनों को समझाने की कोशिश की, पर वह अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तब श्वेता कुणाल पर ज़्यादा दबाव डालने लगी तो वह शादी करने से एकदम मुकर गया और कभी शादी न करने की बात कहकर वहाँ से चला गया। मधु और श्वेता उसे रोकती रह गई। श्वेता किसी घायल पक्षी की तरह तड़पती रह गई। मधु को उसकी यह हालत देखकर दया भी आई और गुस्सा भी। श्वेता की इस अनचाही खबर ने कुछ दिनों बाद ही मधु को भी यह एहसास हुआ कि वह भी पेट से है। तब उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने आसिम को यह खुशखबरी कही तो उसने लापरवाही से कहा, ठीक है, देखते हैं कि क्या हो सकता है। मतलब हम जल्द ही शादी कर लेते हैं। मधु ने खुशी से कहा, अभी हम शादी कैसे कर सकते हैं? अभी तो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। वह पूरा होने में 1 आधा साल लगेगा। उसके बाद देखा जाएगा। आसिम बोला, फिर हमारा बच्चा? मधु ने पूछा। हमारा नहीं, तुम्हारा। वह तुम्हारा सर दर्द है, मेरा नहीं, आसिम बेशर्मी से बोला। तो मधु उसके बदले रूप को देखती रह गई। मधु जब आसिम से शादी करने के लिए बार बार कहने लगी तो एक दिन वह भाग गया। पता करने पर मालूम हुआ कि वह तो कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जा चुका है। साथ ही यह भी कि उसका विदेश जाने का तो पहले से ही प्रोग्राम तय था, लेकिन उसने मधु को इस बारे में हवा तक नहीं लगने दी। मधु हाथ मलती रह गई। अब वह और श्वेता एक ही दुख की दुखियारी थी। श्वेता और मधु ने बराबरी से बच्चा गिराने का फैसला लिया। डॉक्टर ने भी भरपूर फ़ायदा उठाया और उनसे मोटी रकम ऐंठी। आज श्वेता की बच्चा गिराने की बारी थी और मधु उसकी देखभाल के लिए साथ आई थी। कल उसे भी तो इसी दौर से गुजरना है। अचानक दरवाजे पर हुई हलचल ने मधु का ध्यान तोड़ा। नर्सिंग स्टाफ श्वेता को बेसुध कर हॉल में बिस्तर पर लिटा गई। मधु खुद को श्वेता की जगह रखकर ठगी सी बैठी थी। उन्हें जिस सुख को अपनी जिंदगी मान लिया था, वह मरीचिका की तरह सिर्फ छलावा साबित हुआ।